नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में पिछले 5 दिन में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या अब डराने लगी है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े बेहद डरावने हैं। लगभग हर रोज 100 और उससे कहीं अधिक मरीज मिल रहे हैं। 18 मई को 103 मरीज मिले, 19 मई को 96 मरीज, 20 मई को यह आंकड़ा 197 तक जा पहुंचा। कल और आज की अगर बात कर लें तो यह स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि कल एक दिन में 211 नए मरीज मिले थे। वहीं आज अब तक 121 मरीज मिल चुके हैं। तो 5 दिनों में अब तक 728 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। बड़ी बात यहां यह है कि इसमें अधिकांश प्रवासी हैं। तो बढ़ते आंकड़ों का ग्राफ डराता है। अब सबसे अधिक संक्रमित प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो आज समीक्षा बैठक हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिलों के क्वारंटीन सेंटर की सुविधा का जायजा लिया गया। अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। बिहार में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। आने वाले कामगारों से कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए इन सबको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और लोग क्वारंटीन सेंटर में तभी रहेंगे जब सुविधाएं अच्छी मिलेगी। सुविधा में कोई कमी न हो, इस बात को पुख्ता करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 10 जिलों के क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा की। पूर्णिया है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, बेगूसराय, गया, रोहतास, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सीएम ने हर जिले में बने प्रखंड स्तर के 2-2 क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा भी है और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से बातचीत कर मिल रही सुविधाओं की हकीकत को भी जानने की कोशिश की है। कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हुई है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वारंटीन सेंटर की सुविधा को लेकर उठाए जा रहे तमाम सवालों के बीच सीएम ने क्वारंटीन सेंटरों की समीक्षा कर विरोधियों के मुंह को बंद करने की कोशिश की। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि कोरोना काल में अब तक लाखों लोग बिहार आ चुके हैं और लाखों के आने की उम्मीद है। इतने लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करना इतना आसान भी नहीं है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और आइए बताते हैं कि सीएम ने बैठक में क्या कुछ निर्देश दिया जिससे प्रवासियों में उम्मीद जगी है। तो ये वो निर्देश है। बड़ी बात है, क्वारंटीन सेंटर में रहना बेहद जरूरी है। सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मुख्य बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से बचाव का यही प्रभावी उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रवासियों से बिहार में रहने की अपील की गई है। सभी को बिहार में ही काम मिलेगा। इसके अलावा इच्छुक लोगों के जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। स्किल के हिसाब से रोजगार देने की कोशिश की बात मुख्यमंत्री ने कही है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली पक्की गली नाली योजना में भी काम मिलेगा। जीविका से महिलाओं को जोड़कर रोजगार की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बिहार के विकास में भागीदार बनने की भी मुख्यमंत्री ने अपील की है। तो सरकार क्वारंटीन सेंटर को लेकर एक्शन में है, लेकिन 2 जगहों की तस्वीरों को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपदा के समय कुछ लोग कैसी सुविधा की मांग कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरों को देखकर आप खुद तय कर लेंगे। पहली तस्वीर सीतामढ़ी से है, जहां क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे लोगों ने हंगामा किया है। यहां के श्री राधाकृष्ण गोयनका कॉलेज और श्री लक्ष्मी कॉलेज में रह रहे लोगों ने नाश्ते को सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान सब्जी वाले के ठेले को पलटा भी। दूसरी तस्वीर देखिए, वैशाली के सहदेई की है, जहां प्रवासी मजदूरों ने बीआरसी भवन में हंगामा किया। हंगामा कर रहे मजदूरों ने बांस बल्ली से किए गए घेरेबंदी को तोड़ दिया। मजदूरों का आरोप था कि क्वारंटीन सेंटर पर उनके खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है।
चलिए इन हंगामों के बाद आगे बढ़ते हैं, जरा पॉलिटिक्स की बात करते हैं। यूपीए के 18 दलों के नेताओं से सोनिया गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, बात की है, और बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और ने अपनी बातें रखी हैं। तेजस्वी यादव ने बैठक में जोर दिया कि यूपीए को बीजेपी की कमियों के बारे में जोर से उठाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि मजदूरों के कल्याण के मामले में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है, सरकार के पास मजदूरों के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार फेल है तो विपक्ष को मजबूती से जनता के जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहिए, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। सभी लोगों ने अपनी बात को रखा, सब लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक्शन करना पड़ेगा। व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन। सो आई वांट टू सजेस्ट वी शुड गिव द सॉल्यूशन फर्स्ट टू द गवर्नमेंट। हम अपने आइडियाज दें और उस आइडियाज को हम जो है पूरी तरीके से एडवर्टाइज करें। किसी भी स्टेप पे मतलब कोई भी हम लोग उपाय कर सकते हैं, हर एक उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्टाइज करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम लोग बैठ करके वी कैन डिसाइड। तो आपदा की इस घड़ी में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आपदा प्रबंधन विभाग पर है, लेकिन बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं। न्यूज 18 ने जब मंत्री जी को खोज निकाला तो उनका जवाब था, सरकार एक्टिव तो है ही। कोरोना संकट के बीच जिस विभाग पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कहां है उस विभाग के मंत्री? मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भी आज तक क्यों नहीं दिखे हैं मंत्री जी? शायद आप भूल गए होंगे कि कौन है बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री, तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। ये है लक्ष्मेश्वर राय, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री। इनके कंधे पर कोरोना आपदा से निपटने की जिम्मेदारी है। मंत्री जी इस काम में इतने तल्लीन हैं कि आज तक कहीं बाहर ही नहीं निकले। जनता को शायद ये याद नहीं हो, लेकिन विपक्ष इनको दिया लेकर ढूंढ रही है। आप देखेंगे कि आपदा मंत्री तो पिछले 55 दिनों से कहीं दिखाई ही नहीं पड़े। किसी बैठक में भी उनकी बैठे हुई फोटो नहीं आई है, न उनका कोई वक्तव्य आज तक सुना कि वो कोरोना से लड़ने में लिए उनका क्या योगदान है। बिना विभाग के भी वह जो है कैबिनेट की मीटिंग में और आपदा विभाग की मीटिंग में बैठे रहते हैं मिनिस्टर। यह दुर्भाग्य है कि वो लोग बैठते हैं और आपदा मिनिस्टर गायब रहते हैं। इससे यही पता चलता है, तो सेक्रेटरी से जब काम हो ही जाता है तो आपदा मिनिस्टर का काम नीतीश कुमार को क्या है आवश्यकता। जनता और विपक्षी पार्टियों की जोरदार मांग पर हम भी मंत्री जी को खोजने निकल पड़े। काफी मशक्कत के बाद मंत्री जी अपने आवास पर हमें मिले। जब हमने उनके सीन से गायब रहने का राज पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब आपदा हुआ है तब कौन गायब रहते, कुछ काम करते, आपको पिछले बाढ़ के समय से ही दिखाई दिया जा रहा है। ये हिसाब उनसे लीजिए जो है विपक्ष के नेता क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये नोटिस की बात नहीं है। सरकार क्या कर रही है ये बेसी महत्वपूर्ण है। वहाँ मंत्री जी आप और आपकी दलील, जब मुख्यमंत्री और अधिकारी ही सब कुछ संभाल रहे हैं तो फिर आपका क्या काम? कोरोना के इस आपदा काल में एक बड़ी भूमिका आपदा विभाग की है, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार के आपदा मंत्री पिछले 50 दिनों से सीन से गायब हैं, ऐसे में इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों के खाद्य उपभोक्ता मंत्री और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। और इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड समेत कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। बैठक में राज्यों की तरफ से सुझाव पेश किए गए। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने राज्य को पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं रामविलास पासवान ने बताया कि बिहार समेत 17 राज्य वन नेशन वन कार्ड योजना से जुड़ चुके हैं। जून 2020 तक 3 और राज्य जुड़ जाएंगे। रामविलास पासवान ने कहा कि देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले पाएंगे। इसके लिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा लागू की जा रही है। हम लोग को आशा है कि ये खाद्य सुरक्षा योजना केंद्र की योजना है तो उनको देना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग राशन कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड वितरण करते हैं और आम आवाम को हम लोग अगर राशन कार्ड मुहैया कराते हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सिर्फ राशन कार्ड नहीं देंगे बल्कि उनको अनाज भी देंगे। इधर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव दिल्ली से पटना लौट आए हैं। सांसद का कहना है कि दिल्ली में रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का पूरा ख्याल रखा।
लॉकडाउन में फंसा हुआ था दिल्ली में, वहाँ में मैं रोज काम कर रहा था जी, और अपने दूरभाष के माध्यम से ही बिहार के और मेरे क्षेत्र के हजार लोग, लाखों लोग देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए थे, और कम से कम 500 एवरीडे जो दूरभाष आता था उसका रहने का, खाने का और फिर आने का व्यवस्था मैं करता रहा। मैं परसों आया हूं। न्यूज 18 की बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद दरभंगा की ज्योति की उम्मीद की लौ तेज हो गई है। अब उम्मीद है कि बहादुर बिटिया ज्योति के दिन बहुरेंगे। जिम्मेदारियां आपको खींचती भी हैं, पहुंचाती भी हैं उस सुकून तक जहां ज्योति ने इन्हीं पतले पहियों को घुमा घुमा कर अपने बीमार पिता को घर पहुंचा दिया। तेरह 1300 किलोमीटर चलाना अपने आप में बड़ी बहुत उपलब्धि है, और इतना वेट साथ लेके अपने फादर को बिठा के, तो उसमें एंड्योरेंस की जो क्षमता है उसकी, जो एक साइकिलिंग के लिए जो हमारी रोड रेसेस होती हैं या लंबी रेसेस होती हैं उसके लिए उसको देखा जा सकता है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बेटी का नाम बिहार की झांसी की रानी, बिहार की झांसी की रानी का नाम दिया है उन्होंने, और ये कहा है कि जब भी वो दिल्ली से आएंगे इनसे आके मिलेंगे। अभी उन्होंने 20,000 रुपए का इनको आर्थिक मदद भेजा है और ये आश्वासन दिया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने ज्योति से जुड़ी हर खबर को तरजीह दी, और खबर का असर ऐसा हुआ कि ज्योति के लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आगे आया। फेडरेशन ने अगले महीने ज्योति को ट्रायल के लिए बुलाया है। अगर वो मानकों पर आंशिक तौर पर भी खरी उतरती है तो भी उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, और हो सकता है सड़क के गुमान को पैरों से लांघने वाली ज्योति जगमग हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच बिहार में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने बूथ लेवल पर सप्तऋषि कमेटी का गठन किया है। उधर आरजेडी ने बीजेपी की तैयारी को जनता के साथ मजाक बताया है। इस साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी ने चुनाव की तैयारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू भी कर दी है। पार्टी ने सभी बूथों पर सप्तऋषियों की कमेटी बनाई है। एक कमेटी में 7 लोगों की टीम है। इन सप्तऋषियों से पीएम मोदी 31 मई को मन की बात करेंगे। सप्तऋषि कमेटी में बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, बूथ पालक, बीएलए के अलावा बूथ की महिला, बूथ के युवा और इलाके के वर्चस्व वाली जाति के एक व्यक्ति को रखा गया है। इसके अलावा बूथ के अंदर समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी जोड़ना है। 7 सदस्यीय टीम, ये सप्तऋषि टीम हमारी बूथ की चिंता करेंगे। जो बूथ पे हमारे जो हर वर्ग के, जो अति पिछड़ा समाज हो, सामान्य समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, जो बूथ के जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनको सबको समाहित करके बूथ को मजबूत करना है। बीजेपी की चुनावी तैयारी को बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने हास्यास्पद करार दिया। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे संकट की घड़ी में जनता के साथ भद्दा मजाक बताया। गरीब मजदूर पैदल आ रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं भूख से, प्यास से। गरीब मजदूर, इनकी चिंता नहीं है। इनको चिंता अभी
चुनाव की है और चुनाव की रणनीति बनाए। अरे कोई रणनीति काम नहीं आएगा। ये जो गरीबों की मजदूरों की जो हाय है ना, जब ये लगेगा तो कोई रणनीति सारा धरा का धरा रह जाएगा। कोरोना संकट में इतना तय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही अपनी तैयारी की शुरुआत की। हालांकि कोरोना संकट की इस घड़ी में बीजेपी की तैयारी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडेय की रिपोर्ट। इधर बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और काफी दिन बाद पटना स्थित पार्टी के कार्यालय पहुंचे संजय जायसवाल ने कहा कि कोरोना संकट के बीच उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया। देखिए, जो परिस्थितियां होती हैं मनुष्य उसको अडॉप्ट कर ही लेता है, और इस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें सभी को घर पे रहना था, तो हम लोगों ने बातचीत करने के लिए जो डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम है, उस माध्यम से हम लोगों ने आपस में बातचीत शुरू किया। उधर शेखपुरा और अररिया में खुदाई के दौरान प्राचीन कालीन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और इसके साथ ही कई अष्टधातु के अवशेष मिले हैं। कहीं पूजा पाठ शुरू हो गई है तो कहीं पुरातत्व विभाग को इस खुदाई के आधार पर शोध करने की नसीहत दी जा रही है। भीड़ हैरान है क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। शेखपुरा जिले के ढेवसा गांव में सीएम की महत्वाकांक्षी योजना के तहत खुदाई चल रही थी। इसी दौरान मात्र 7 फीट की खुदाई में काले पत्थर की मूर्ति निकलने लगी और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। हालांकि जानकारी से पुरातत्व विभाग को सौंपने की बात कहते हैं। अभी वहाँ पटना जाने का मौका मिलेगा तो निश्चित है कि उसको जहाँ जहाँ निकला है हम जरूर कहेंगे पुरातत्व विभाग से कि इसका अनुसंधान करिए, शेखपुरा जिला पर विशेष ध्यान दीजिए और इसको सर्च करिए कि इसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा कैसे निकल रही है। वहीं अररिया के रेणु गांव में जल जीवन हरियाली के तहत रानी तालाब में खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के बीच पुरानी अष्टधातु की कुछ चीजें मिली हैं। हालांकि साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर राय ने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर खुदाई के दौरान बेशकीमती धातु छिपाने का आरोप लगाया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हो और इनकी गिरफ्तारी और जो सामान इन्होंने चोरी किया है, जो कीमती सामान हीरा जवाहरात, उसको वो सोना उसको वो वापस करे, प्रशासन को जमा करे या पुरातत्व विभाग के जिम्मे उसको करे। खुदाई के दौरान मिल रहे अवशेष और मूर्तियां शोध का विषय हैं। पुरातत्व विभाग को ऐसे मामलों में आगे आकर पूरे इलाके का अध्ययन करना चाहिए ताकि पुरातात्विक धरोहर को संजोया जा सके। शेखपुरा से अजीत और अररिया से सतीश, न्यूज़ 18। इधर गया में कल रात सड़क हादसे में हुई सैप और होमगार्ड जवानों की मौत के मामले को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। छानबीन कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं सड़क हादसे के पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि सभी जवान अवैध उत्खनन के खिलाफ छापेमारी करने गए थे। फिलहाल पुलिस फरार हाईवा चालक और उसके मालिक का पता लगा रही है। डेफिनेटली इसमें जो है अपराध भी दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान भी किया जा रहा है और न सिर्फ उस हाईवा के चालक आदि की पहचान करके जो है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो किन के लिए कार्य कर रहे थे और उसे कहां ले जाना था, मतलब ये कि फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज दोनों की जो है पहचान करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।